नमस्कार साथियों, अंगिका मेंटोरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम जीएस पेपर 4 एथिक्स की एक नई लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एथिक्स बियॉन्ड डेफिनेशन। एथिक्स कोई परिभाषाओं का विषय नहीं है। एथिक्स उस क्षण की परीक्षा है जब नियम चुप हो जाते हैं और निर्णय आपको स्वयं लेने होते हैं। जीएस पेपर 4 इसी क्षण को समझने की कोशिश करता है। दोस्तों, यह पेपर यह नहीं पूछता कि आप कितनी डेफिनेशन याद कर सकते हैं, बल्कि यह पूछता है कि जब आपके हाथ में शक्ति और जिम्मेदारी होगी, जब आपके हाथ में पावर होगी, तब आपकी सोच किस दिशा में जाएगी। इसी समझ के साथ इस सीरीज में हम एथिक्स को ना तो दर्शन के रूप में पढ़ेंगे और ना ही नैतिक उपदेश के रूप में, बल्कि डिसीजन मेकिंग, संतुलन और जिम्मेदारी के रूप में समझेंगे, ठीक वैसे ही जैसे यूपीएससी इसे देखता है। आज का यह पहला लेक्चर इस पूरी सीरीज की फाउंडेशन है, जहां हम यह स्पष्ट करेंगे कि जीएस पेपर 4 एथिक्स बाकी पेपर से कैसे अलग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह पेपर सबसे अलग क्यों है? सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है। देखो दोस्तों, जीएस पेपर 4 एथिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि यह यूपीएससी का सबसे गलत समझा गया पेपर है। अधिकांश अभ्यर्थी जब एथिक्स शब्द सुनते हैं तो उनके मन में दो तरह की तस्वीरें बनती हैं। पहली यह कि यह कोई धार्मिक या नैतिक उपदेशों से भरा हुआ विषय है। नैतिक उपदेश या दर्शन समझ लिया जाता है इसे, जहां सत्य बोलो, ईमानदार रहो, अच्छा बनो जैसे वाक्य लिखने होते हैं। एक दूसरी तस्वीर बनती है कि यह दर्शन शास्त्र का विषय है, जहां कठिन शब्द, दार्शनिक नाम और अमूर्त बातें, एब्स्ट्रैक्ट बातें होंगी। इन दोनों धारणाओं के कारण छात्र शुरुआत से इस पेपर से दूरी बना लेते हैं। लेकिन क्या वास्तविकता यही है? नहीं। यदि हम यूपीएससी के दृष्टिकोण से देखें तो जीएस पेपर 4 ना तो धर्म का पेपर है और ना ही दर्शन का। यह पेपर मूलतः पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी, शक्ति और जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है। यूपीएससी यह मानकर चलता है कि जो व्यक्ति सिविल सर्विसेज में आएगा उसके हाथ में अधिकार होंगे। कैसे अधिकार? फाइल रोकने का अधिकार होगा, फाइल पास करने का अधिकार होगा, संसाधन बांटने का अधिकार, लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने का अधिकार। ऐसे में यूपीएससी यह जानना चाहता है कि वह व्यक्ति सिर्फ नियमों का पालन करने वाला क्लर्क होगा या विवेकशील प्रशासक। तो यहां पे नॉलेज नहीं देखा जाता है, कैरेक्टर की परीक्षा होती है। जीएस पेपर 4 का जो मूल प्रश्न है वह है कि जब आपके पास निर्णय लेने की शक्ति होगी तब आपकी आंतरिक दिशा क्या होगी? क्या आप केवल सुरक्षित निर्णय लेंगे जो आपको व्यक्तिगत रूप से बचा ले, है ना? या आप ऐसे निर्णय लेंगे जो दीर्घकाल में समाज और शासन के लिए सही हो, भले ही उनमें व्यक्तिगत जोखिम हो। तो यूपीएससी इन बातों की जांच करता है इस पेपर के माध्यम से। इसलिए जीएस पेपर 4 को यदि एक वाक्य में समझना हो तो कहा जा सकता है कि यह नॉलेज का पेपर नहीं, कैरेक्टर का पेपर है। क्या है? यह नॉलेज का पेपर नहीं है, ये कैरेक्टर का पेपर है। यही कारण है कि यह पेपर सबसे ज्यादा मार्क्स वेरिएशन दिखाता है। कोई अभ्यर्थी इसमें एवरेज रह जाता है और कोई इसी पेपर के दम पे दोस्तों फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बना लेता है। तो हमें यह समझना बहुत जरूरी होता है कि यह पेपर बाकी पेपर से अलग क्यों है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग क्वेश्चन। अब ये ओपनिंग क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए? देखो, मैं यहां पर एक परिस्थिति आपको दूंगा, क्योंकि एथिक्स हमेशा सिचुएशन से शुरू होती है। तो चलो कल्पना करो कि आप एक जिलाधिकारी हो। आपके सामने एक फाइल आती है। फाइल पूरी तरह रूल कंप्लायंट है, किसी भी कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।
आपके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वो भी कह रहे हैं कि सर सब ठीक है, साइन कर दीजिए। अगर यहां पर आप साइन कर भी देंगे तो टेक्निकली आप गलत नहीं होंगे, भविष्य में आपके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आ सकती। लेकिन उसी समय आपको यह जानकारी मिलती है कि इस निर्णय से कुछ गरीब परिवारों को नुकसान होगा या किसी कमजोर वर्ग को वह लाभ नहीं मिलेगा जिसके वे वास्तव में हकदार हैं। अब आपके सामने कोई स्पष्ट कानून नहीं है जो आपको रोके, क्योंकि टेक्निकली तो आप सही हैं, बिल्कुल टेक्निकली आप पूरी तरह से सही हैं। ऐसे में क्या होगा कि आपके भीतर एक बेचैनी जन्म ले लेगी। टेक्निकली सब सही है, लेकिन आपको लग रहा है कि भाई कुछ गरीब परिवार को नुकसान हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे कमजोर वर्ग भी हैं जिनको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा, जबकि वो वास्तव में हकदार है। तो अब आपके पास क्या रास्ता है? अब यहां दो रास्ते बनते हैं। अब यहां पे दो रास्ते बनते हैं। पहला, आप तो कह दें कि मैंने नियम के अनुसार काम किया है ना। आप क्या कहेंगे कि मैंने नियम के अनुसार काम किया है, मेरी जिम्मेदारी यहीं खत्म होती है। यह एक सुरक्षित रास्ता है, अक्सर अधिकारी ऐसा ही करते हैं। लेकिन एक दूसरा रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या है कि आप रुकें, सोचें और यह प्रश्न पूछें कि क्या केवल कानूनी होना ही पर्याप्त है, या मुझे न्याय, करुणा और जनहित को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो जीएस पेपर 4 इसी क्षण को पकड़ता है कि आप क्या निर्णय लेते हैं। यह पेपर यह नहीं पूछता कि आपने कौन सा एक्ट पढ़ा है, बल्कि यह पूछता है कि जब लॉ और कॉन्साइंस के बीच दूरी बन जाए तब आप किस ओर झुकेंगे। यही कारण है कि जीएस 4 के केस स्टडीज बहुत पावरफुल होते हैं। वे आपको असहज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कोई आसान उत्तर नहीं होता। दोस्तों, यह ओपनिंग क्वेश्चन जो है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि एथिक्स कोई बाहरी चीज नहीं है या कोई किताब में लिखी हुई वस्तु नहीं है। एथिक्स आपके भीतर होने वाली उस बातचीत का नाम है जो हर बड़े निर्णय से पहले होती है। समझ रहे हैं आप लोग? आगे देखिए कि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्टूडेंट को एथिक्स से डर क्यों लगता है। अधिकांश स्टूडेंट एथिक्स से डरते हैं, तो ऐसा क्यों है? तो आप यहां देख सकते हैं स्पष्ट फ्रेमवर्क नहीं दिखाई देता है एथिक्स में। तो इस पर हम बात करेंगे और अच्छे से बात करेंगे कि हमें यह समझना जरूरी है कि एथिक्स से छात्रों को डर क्यों लगता है, जबकि यह पेपर सबसे ज्यादा अवसर देती है। इसका पहला कारण है, डर का जो पहला कारण है कि एथिक्स का कोई ठोस फ्रेमवर्क नहीं दिखाई देता है। जैसे इतिहास या राजनीति में छात्रों को पता होता है कि क्या पढ़ना है, कैसे लिखना है, लेकिन एथिक्स में उन्हें लगता है कि यह तो ओपिनियन का विषय है। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है कि एथिक्स में क्या लगता है आप लोगों को कि यह ओपिनियन का विषय है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है कि इसे अत्यधिक फिलोसॉफिकल मान लिया गया है। स्टूडेंट अक्सर इसे अत्यधिक फिलोसॉफिकल मान लेते हैं और सोचते हैं कि यहां साधारण भाषा में उत्तर नहीं लिखा जा सकता है। एक तीसरा कारण है। तीसरा कारण है कि अधिकांश छात्र मान लेते हैं कि एथिक्स में मार्क्स एग्जामिनर के मूड पर निर्भर करता है। तो ये सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि एथिक्स में मार्क्स सब्जेक्टिव नहीं बल्कि रीजन्ड होते हैं। यूपीएससी यह नहीं देखता कि आपकी राय क्या है, बल्कि यह देखता है कि आपकी राय के पीछे तर्क है या नहीं, संतुलन है या नहीं, और क्या आप अतिवादी तो नहीं हो रहे हैं। एथिक्स में डर विषय का नहीं बल्कि सही दृष्टिकोण के अभाव का होता है। दोस्तों, जैसे ही छात्र ये समझ लेते हैं कि एथिक्स भी एक स्ट्रक्चर्ड सब्जेक्ट है, डर अपने आप समाप्त हो जाता है। तो आप लोग भी इन्हीं कारणों से डरते होंगे। तो अब मेरी लेक्चर आ रही है एथिक्स पर। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस लेक्चर में
एथिक्स के बारे में जितनी भी भ्रांतियां हैं वो दूर कर दूंगा। एथिक्स पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए वो आप समझ जाएंगे, क्या माइंड सेट होना चाहिए वो आप समझ जाएंगे। आगे देखते हैं कि एथिक्स की वास्तविकता क्या है। रियलिटी ऑफ जीएस पेपर 4। तो जीएस पेपर 4 की वास्तविकता को समझने के लिए इसे बाकी जीएस पेपर से अलग करके देखना होगा। जीएस 1 या जीएस 2 और जीएस 3 में यूपीएससी आपसे यह जांचता है कि आपने कितनी जानकारी अर्जित की है ना। वहां फैक्चुअल क्लैरिटी और एनालिटिकल एबिलिटी प्रमुख होती है। कहां? जीएस पेपर 1, 2, 3 ये ज्ञान आधारित होता है। लेकिन जीएस पेपर 4 इस आधार पर शुरू होता ही नहीं। यह पेपर मानकर चलता है कि आप एक जिम्मेदार नागरिक और संभावित प्रशासक हैं। तो यहां पर आपकी सोच और दृष्टिकोण देखी जाती है। जीएस 4 में यूपीएससी देखता है कि आप किसी स्थिति को कैसे देखते हैं, किन मूल्यों को पहचानते हैं और किस प्रकार अपने निर्णय को जस्टिफाई करते हैं। तो बेसिकली यह पेपर स्थिति को देखने की क्षमता आप में कितनी है इसकी जांच करता है। इसी कारण इस पेपर को पर्सनालिटी टेस्ट का रिटन फॉर्म भी कहा जाता है। आपको पता है? पर्सनालिटी टेस्ट का रिटन फॉर्म। यही वजह है कि एक ही सिलेबस पढ़ने वाले छात्रों के बीच एथिक्स में सबसे ज्यादा मार्क्स गैप दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यहां ज्ञान नहीं, मैच्योरिटी ऑफ थॉट निर्णायक होता है ना? तो आप समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली में जीएस पेपर 4 की वास्तविकता क्या है। जब तक इन बातों को आप समझेंगे नहीं, आप पेपर 4 की तैयारी शुरू नहीं कर सकते। आप रटते रह जाएंगे और आपको लगा कि यार मैंने बहुत अच्छा मेंस दिया, जो प्रश्न पूछा गया बहुत अच्छे से उसका उत्तर लिखा, फिर भी मुझे मार्क्स क्यों नहीं आया। तो मार्क्स क्यों नहीं आया या आप जीएस पेपर 4 की तैयारी कैसे करेंगे, हम इसी पर बात कर रहे हैं। तो ध्यान से समझिए इन सारी बातों को। अब देखो एक और प्रॉब्लम है। एथिक्स रटंत विषय नहीं है और आप लोग क्या करते हैं, इसकी परिभाषाओं को रटते रहते हैं। एथिक्स को यदि रटंत विषय बना दिया गया तो यही इसकी सबसे बड़ी गलती होती है और आप लोग यही करते हैं। एथिक्स का स्वभाव भी ऐसा है कि इसे याद नहीं किया जा सकता बल्कि समझा जाता है। जब कोई छात्र एथिक्स की परिभाषाएं याद करके लिखता है तो उत्तर में गहराई नहीं आ पाती दोस्तों। लेकिन जब वही छात्र किसी मूल्य को जीवन, समाज और प्रशासन से जोड़कर लिखता है तो उत्तर अपने आप प्रभावी हो जाता है। आप टॉपर्स की कॉपी देखिए, इंटरनेट पे अवेलेबल है, वहां आपको ही दिखेगा कि वो कैसे लिख रहे हैं उत्तर। वह जो टॉपर्स होते हैं उनकी जब कॉपी आप का मूल्यांकन करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे मूल्य को जीवन से, समाज से और प्रशासन से जोड़ के लिखा है उन्होंने। तो यूपीएससी एथिक्स में यह नहीं देखता कि आपने किताबें कितनी पढ़ी हैं, बल्कि यह देखता है कि आप किसी मूल्य को व्यवहार में बदल सकते हैं या नहीं। इसीलिए एथिक्स में सफलता का रास्ता रटंत ज्ञान नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि सोच की स्पष्टता और उदाहरणों की प्रासंगिकता से होकर गुजरता है यह सब्जेक्ट। तो आपकी सोच कितनी स्पष्ट है, आपके उदाहरण कितनी प्रासंगिक है और व्यवहारिक है, यह इस पर डिपेंड करेगा। आगे हम देखते हैं कि एक्चुअली यूपीएससी वास्तव में इस पेपर के माध्यम से क्या परखना चाहता है, वो किस चीज की जांच करता है। तो जीएस पेपर 4 जो है मूलतः 4 गुणों की परीक्षा लेता है। इंटेग्रिटी, कंपैशन, ऑब्जेक्टिविटी और मोरल करेज। इंटीग्रिटी यानी विचार, वचन और कर्म में एक रूपता। क्या है इंटीग्रिटी? विचार, वचन और कर्म में एक रूपता। दूसरा है कंपैशन। कंपैशन का मतलब क्या है?
नियमों का पालन करते हुए मानवीय दृष्टि बनाए रखना। तो नियमों के साथ मानवता, है ना, कि नियम का पालन करते हुए आपको मानवीय दृष्टि भी बनाए रखनी है। तो यह है कंपैशन। तीसरा गुण क्या है? ऑब्जेक्टिविटी, यानी अपने निजी पूर्वाग्रहों, संबंधों और भावनाओं से ऊपर उठकर निर्णय लेना। तो पूर्वाग्रह से मुक्ति, आपका निर्णय कैसा हो? पूर्वाग्रह से मुक्त हो, आपके भावनाओं से ऊपर हो, ठीक है। और चौथा जो गुण है वो है मोरल करेज, मतलब सही निर्णय लेने का साहस, भले ही उसमें व्यक्तिगत जोखिम क्यों ना हो। तो जोखिम के बावजूद सही निर्णय लेना। तो यूपीएससी ये 4 गुणों की परीक्षा लेता है इस पेपर के माध्यम से। देखो, यूपीएससी इन गुणों को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ देखता है। मान लो कि यदि उत्तर में आपने उत्तर लिखा और उत्तर में केवल करुणा है लेकिन तर्क नहीं है, तो उत्तर अधूरा है। और यदि केवल नियम है लेकिन संवेदनशीलता नहीं, तब भी उत्तर असंतुलित है। तो जीएस पेपर 4 ना संतुलन की परीक्षा है, संतुलन की परीक्षा है जीएस पेपर 4। अब इसी तरह से एक और भी महत्वपूर्ण बात है जो कि इस पेपर में आपको ध्यान रखना है, वो है एथिक्स, मोरालिटी और लॉ के बीच अंतर को समझना। जीएस पेपर 4 की सबसे बड़ी कमजोरी हो जाती है जब बच्चे इस बात को नहीं समझते हैं ठीक से। मोरालिटी व्यक्ति की व्यक्तिगत मान्यताओं और संस्कारों से जुड़ी होती है, आप पहले से जानते हैं। और जो लॉ है, राज्य द्वारा निर्मित एक औपचारिक व्यवस्था है ना, राज्य द्वारा बनाए गए नियम। जबकि एथिक्स सार्वजनिक जीवन में सही और गलत के निर्णय का मार्गदर्शन करती है। आप समझ पा रही हैं तीनों बातें? तो इन तीनों में अंतर क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मोरालिटी क्या है, लॉ क्या है और एथिक्स क्या है। जीएस4 में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जहां कानून मौन हो जाता है या नैतिक अपेक्षाएं कानून से भी आगे निकल जाती हैं। तो यूपीएससी यह देखता है कि आप केवल कानून तक सीमित रहते हैं या नैतिक विवेक का भी प्रयोग करते हैं। तो फिर अगले लेक्चर में हम इसी अंतर को विस्तार से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जीएस4 की आधारशिला है। अब देखो, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि आखिर यूपीएससी जो है कैसा प्रशासक चाहती है? यूपीएससी कैसा प्रशासक चाहती है? तो यूपीएससी ना तो कठोर नियमों में जकड़े प्रशासक की तलाश करता है और ना ही ऐसे व्यक्ति की जो भावनाओं में बह जाए, है ना। तो भावनाओं में बहने वाला व्यक्ति भी नहीं चाहिए यूपीएससी को, और ऐसा भी व्यक्ति नहीं चाहिए जो कि नियमों से पूरी तरह से बंधा हो। क्लियर हो गया? तो यूपीएससी जिस अधिकारी को चुनना चाहता है वह संतुलित होता है और विवेकशील प्रशासक होता है, जो नियम भी जानता हो और उनके उद्देश्य को भी समझता हो। ऐसे प्रशासक जो शक्ति का प्रयोग करे लेकिन शक्ति का दुरुपयोग से बचे। जीएस4 का जो उद्देश्य है यह देखना है कि क्या आपके भीतर अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी, पावर और कॉन्साइंस के बीच संतुलन बनाने की क्षमता है या नहीं है। बात समझ रहे हैं? इसलिए इसको रट कर रखे तो आप इसमें अच्छे मार्क्स बिल्कुल नहीं ला सकते। तो मार्क्स रियलिटी को भी हम समझ लेते हैं। मार्क्स रियलिटी क्या है? जीएस पेपर 4 में सबसे अधिक मार्क्स वेरिएशन आपको देखने को मिलता है ना। अधिकांश उम्मीदवार 90 से 100 अंकों के बीच ही सिमट जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह नहीं है कि वे पढ़ते नहीं हैं, बल्कि यह है कि वे अपने उत्तरों में आत्मचिंतन और स्पष्ट रीजनिंग नहीं ला पाते, है ना। आत्मचिंतन, ये बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। तो बात रटने की नहीं है, बात है कि अगर आपने अपने उत्तर में आत्मचिंतन और स्पष्ट रीजनिंग
को समाहित कर लिया तो आपको बहुत अच्छा अंक मिलेगा 120 प्लस, है ना। जो उम्मीदवार अपने उत्तरों में संतुलित भाषा, वास्तविक उदाहरण और मूल्य अधिक आधारित सोच लाते हैं वही 120 से अधिक नंबर ला सकते हैं, 120 प्लस मार्क्स तक ला सकते हैं। और यही जो 20-25 अंक का अंतर होता है ना, ये अंतिम चयन में निर्णायक भूमिका निभाता है। समझ रहे हैं? तो आपको क्या करना है, आगे तो हम लेक्चर में देखेंगे और आप और अच्छे से इस बात को समझ जाएंगे। तो आत्मचिंतन और रीजनिंग ये बहुत जरूरी है आपके उत्तर में होना, वो दिखना चाहिए। तो हम अब इसके अप्रोच को भी समझ लेते हैं कि ये जो मैं लेक्चर सीरीज ला रहा हूं, इस लेक्चर सीरीज का आखिर अप्रोच क्या है। तो इस लेक्चर सीरीज का उद्देश्य एथिक्स को डर या भ्रम का विषय नहीं बल्कि स्ट्रेंथ बनाना है। आप अक्सर डरते हैं इससे, लेकिन मैं इस विषय को स्ट्रेंथ बना दूंगा आपके लिए। इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट, प्रशासनिक संदर्भ, वास्तविक जीवन के उदाहरण और उत्तर लेखन की दृष्टि से समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि एथिक्स आपके लिए अनिश्चित विषय ना रखकर एक स्ट्रक्चर्ड एडवांटेज बन जाए। ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू। देखो, अब एक आत्ममंथन का प्रश्न आपको दे रहे हैं हम, आप अपना आत्ममंथन कीजिए इन प्रश्नों से। प्रश्न क्या है? क्या आप वही काम करते हैं जिसे आप सही मानते हैं? ये एक प्रश्न है कि क्या आप वही काम करते हैं जिसे आप सही मानते हैं, और यह काम तब भी करते हैं जब कोई देखने वाला ना हो। यहीं से एथिक्स की तैयारी शुरू होती है वास्तव में। जीएस पेपर 4 इस आत्ममंथन को पहचानने का ही माध्यम है कि क्या आप वही काम करते हैं जो आपको सही लगता है, और तब भी करते हैं जब कोई देखने वाला ना हो। समझ रहे हैं? अब देखिए नेक्स्ट वीडियो किस पर होगा। तो आज के लेक्चर का उद्देश्य एथिक्स को पूरा समझा देना नहीं था, आप समझ ही गए अभी तक, बल्कि एथिक्स को सही जगह पर रख देना था, जिसमें मुझे लगता है कि मैं सफल हुआ हूं। यदि आज के बाद आप एथिक्स को केवल परिभाषाओं का विषय नहीं बल्कि डिसीजन मेकिंग की एक गंभीर परीक्षा के रूप में देखने लगे तो यह लेक्चर सफल माना जाएगा। दोस्तों, जीएस पेपर 4 में प्रश्न कठिन इसलिए नहीं होते कि एथिक्स स्वयं कठिन है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हमें सोचने की आदत नहीं सिखाई गई है। हम बस पढ़ते हैं, रटते हैं, पढ़ते हैं, रटते हैं। तो इसी सोच के गैप को भरने के लिए यह लेक्चर सीरीज शुरू की गई है, एथिक्स बियॉन्ड डेफिनेशंस। तो अगले लेक्चर में हम GS4 की उस सबसे बड़ी और सबसे नुकसानदेह उलझन को पूरी तरह स्पष्ट करेंगे जो कई अच्छे उम्मीदवारों के अंक गिरा देती है, कम कर देती है। एथिक्स, मोरालिटी और लॉ के बीच का अंतर समझेंगे हम अगले लेक्चर में। तो यदि यह लेक्चर आपकी सोच की दिशा को थोड़ा सा भी बदल रहा है तो इस सीरीज के साथ बने रहिए। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।